गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग मैम। वेलकम टू प्रारंभ एसएससी। और आज की इस जीके क्लास का हमारा टॉपिक है इकोलॉजी। आज की इस क्लास में हम इकोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। इकोलॉजी क्या होती है? इकोलॉजी एक बायोलॉजी की ही ब्रांच है। जैसे जब मैं कल आपके साथ रीजनिंग के क्वेश्चन डिस्कस कर रही थी तो उसमें थे ना एंटीमोलॉजी, ओफियोलॉजी, इसी तरह से इकोलॉजी। तो ये सब क्या है? बायोलॉजी के अंडर ही आते हैं, उसके अलग अलग ब्रांचेस। अलग अलग एक स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में पढ़ना अलग अलग स्टडी बन जाता है। ठीक है, तो स्टडी ऑफ इकोसिस्टम। तो इकोलॉजी में क्या आता है? एनवायरनमेंट, जिसमें कि इकोसिस्टम आ गया। इकोसिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं और उनके इंटरैक्शन के बारे में पढ़ते हैं। इकोलॉजी का इंट्रोडक्शन सबसे पहले आप देख लो। सो इकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरैक्शंस बिटवीन ऑर्गेनिज्म। इकोलॉजी क्या है? इकोलॉजी एक बायोलॉजी की ही ब्रांच है जो इंटरैक्शन ऑर्गेनिज्म के बीच में, ऑर्गेनिज्म और उनके एनवायरनमेंट के बीच में क्या इंटरैक्शन हो रहा है, उसकी स्टडी को हम इकोलॉजी बोलते हैं। इट इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग हाउ लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरैक्ट विद ईच अदर। इसमें क्या क्या आ जाता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किस तरह से एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं। जैसे कि बायोटिक फैक्टर्स हो गए, अभी आगे बताऊंगी बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स क्या होते हैं एग्जांपल्स के साथ। एंड विद देयर फिजिकल सराउंडिंग्स। लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरैक्ट विद ईच अदर, आपस में कैसे इंटरैक्ट करते हैं और अपने फिजिकल सराउंडिंग्स में कैसे इंटरैक्ट करते हैं। तो बायोटिक मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म और एबायोटिक मीन्स आसपास की सराउंडिंग्स। इकोलॉजी इज क्रिटिकल टू अंडरस्टैंडिंग द बैलेंस ऑफ नेचर एंड द एनवायरनमेंट इन विच लाइफ एग्जिस्ट। इकोलॉजी में हमें ये भी समझना बहुत ज़रूरी है बैलेंस ऑफ नेचर एंड एनवायरनमेंट, नेचर और एनवायरनमेंट के बीच का बैलेंस जो ज़रूरी है, विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर लाइफ, जो जिंदगी जीवन के लिए ज़रूरी है। तो इसमें 4 पार्ट्स है। देखो, एक है कौन सा है? ऑर्गेनिज्मल इकोलॉजी। इसमें हम फोकस करते हैं इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म में एंड हाउ दे इंटरैक्ट विद देयर एनवायरनमेंट। एक एक ऑर्गेनिज्म पर फोकस कर रहे हैं और वो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरनमेंट के साथ किस तरह से इंटरैक्ट करता है उस पर हम फोकस कर रहे हैं। नेक्स्ट, पॉपुलेशन इकोलॉजी। पॉपुलेशन इकोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? हाउ पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इंटरैक्ट एंड चेंज ओवर टाइम, कि ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन किस तरह से इंटरैक्ट करती है और कैसे कैसे वो चेंज हो रही है टाइम के अकॉर्डिंग। जैसे टाइगर्स, पहले इनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी, फिर अभी इतनी कम हो गई कि हमें टाइगर रिजर्व्स चलाने पड़े। ठीक है। नंबर 3 इज कम्युनिटी इकोलॉजी। कम्युनिटी इकोलॉजी में हम देखते हैं, हम एग्जामिन करते हैं द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज विद इन अ कम्युनिटी। एक कम्युनिटी में अलग अलग स्पीशीज की जो जाति प्रजाति है उनको एग्जामिन करना। एंड द नंबर 4 इज इकोसिस्टम इकोलॉजी। इसमें हम देखते हैं एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट साइकिल्स इन इकोसिस्टम। एनर्जी का क्या फ्लो है और इकोसिस्टम में न्यूट्रिएंट साइकिल क्या है। इकोसिस्टम जैसे कि हो गया, जो आगे देखते हैं, आगे मैंने आप एग्जाम्पल के साथ रखा है। अब नेक्स्ट टॉपिक है लेवल्स ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के जो लेवल्स है वो 6 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले है बायोस्फीयर, द ग्लोबल सम ऑफ ऑल इकोसिस्टम्स, द पार्ट ऑफ अर्थ दैट सपोर्ट्स लाइफ इंक्लूडिंग लैंड, वाटर एंड एटमॉस्फेयर, ऑल एवरीथिंग इज कॉल्ड बायोस्फीयर। बायोस्फीयर मतलब सभी का, सारे इकोसिस्टम का टोटल, सारे इकोसिस्टम का सम, जिसमें क्या क्या इंक्लूड हो रहा है? जिसमें इंक्लूड हो रहा है अर्थ दैट सपोर्ट्स लाइफ, ठीक है, इंक्लूडिंग जैसे कि लैंड, वाटर, एटमॉस्फेयर, इन सब का सम। उसके बाद है बायोम, अ लार्ज जियोग्राफिकल एरिया कैरेक्टराइज्ड बाय डिस्टिंक्ट क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं क्लाइमेट, वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ के बारे में, डेजर्ट, फॉरेस्ट, टुंड्रा, ये इसके एग्जांपल्स हो गए। नंबर 3 इज इकोसिस्टम, अ कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इंटरैक्टेड विद देयर एबायोटिक एनवायरनमेंट, कि कोई भी ऑर्गेनिज्म एयर, वाटर, सॉइल के साथ कैसे इंटरैक्ट कर रहा है। Number 4 is community, all the populations of different species that live in a particular area and interact with each other. Number 5 is population, a group of individuals of the same species living in a specific area, कि किसी एक इंडिविजुअल का ग्रुप सेम स्पीशीज का, स्पीशीज हो गई जाति, एक स्पेसिफिक एरिया पर रह रहे हैं
ऑर्गेनिज्म अ सिंगल इंडिविजुअल ऑफ ए स्पीशीज। ऑर्गेनिज्म क्या होता है? किसी भी स्पीशीज का एक सिंगल इंडिविजुअल। ठीक है, तो ये इसके कितने लेवल्स हो गए? 6। बायोस्फीयर, बायोम, इकोसिस्टम, कम्युनिटी, पॉपुलेशन एंड ऑर्गेनिज्म। Number 4 is ecosystems and their components. So there are 6 नहीं, ecosystem the interaction of biotic and abiotic factors in an environment. ecosystem बनता है abiotic और biotic factors का interaction से। किसी एक environment में, किसी एक वातावरण में abiotic और biotic factors मिलके किस तरह से एक दूसरे के साथ interact कर रहे हैं, called ecosystem. सो एबायोटिक कंपोनेंट्स में क्या क्या आ जाता है? टेम्परेचर, वाटर, लाइट, सॉइल, एयर, मिनरल्स। टेम्परेचर, वाटर, लाइट, सॉइल, एयर और मिनरल्स, दीज आर ए पार्ट ऑफ एबायोटिक कंपोनेंट्स। एंड बायोटिक कंपोनेंट्स मीन्स प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डीकम्पोजर्स। अब ये 3 क्या है देखो, प्रोड्यूसर्स को आप ऑटोट्रॉप्स के नाम से भी जानते हो, कंज्यूमर्स को आप हेटेरोट्रॉप्स के नाम से भी जानते हो, और डीकम्पोजर्स को आप डेट्रिटिवोर्स के नाम से भी जानते हो। अब ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म जैसे प्लांट्स एंड एल्गी दैट प्रोड्यूस देयर ओन फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस, जो अपना खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस की हेल्प से, तो वो हो गए प्लांट्स और एल्गी। ठीक है, ये ऑटोट्रॉप्स है। ऑटो मतलब खुद से कर रहे हैं। कंज्यूमर्स हो गए हेटेरोट्रॉप्स। हेटेरोट्रॉप्स में आते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरों पर निर्भर है। ठीक है, इवन हम लोग भी प्लांट्स पर निर्भर है। ठीक है, प्लांट्स हो गए जो नॉन वेजिटेरियन है, प्लांट्स एनिमल्स पर हम भी निर्भर है। इवन हम लोग भी एनिमल्स पर निर्भर है क्योंकि मिल्क तो वहीं से आ रहा है। ठीक है, सो कंज्यूमर्स, हम सिर्फ कंज्यूम कर रहे हैं, तो हम हेटेरोट्रॉप्स हैं, हम निर्भर हैं, हम डिपेंड करते हैं। ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड ऑन अदर फॉर फूड, खाने के लिए जो दूसरों पर निर्भर हो, हेटेरोट्रॉप्स। दीज इंक्लूड जैसे कि हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स। अब हर्बीवोर्स कौन होते हैं? जो सिर्फ और सिर्फ वेज खाते हैं। वेज मतलब सब्जी। ठीक है, कार्निवोर्स कौन होते हैं? जो सिर्फ और सिर्फ मीट मांस खाते हैं। और ओमनिवोर्स कौन होते हैं? जो दोनों खाते हैं। समझ रहेगा? ठीक है, उसके बाद डीकम्पोजर्स कौन है? डीकम्पोजर्स को हम डेट्रिटिवोर्स भी बोल लेते हैं। वो ऑर्गेनिज्म जैसे कि फंजाई और बैक्टीरिया दैट ब्रेक्स डाउन डेड ऑर्गेनिक मटेरियल, जो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल है, जैसे कोई सब्जी खराब हो गई, ब्रेड खराब हो गई, तो उस ब्रेड को भी कोई ना कोई खा रहा है। कौन खा रहा है? आप एक ब्रेड को पानी में भिगो के पन्नी में बंद करके अगर रख दोगे 10 दिन तक, तो उसमें क्या होगा? फंजाई आ जाएगी, बैक्टीरिया आ जाएगी। रिसाइक्लिंग न्यूट्रिएंट्स बैक इनटू द इकोसिस्टम, इससे क्या हो रहा है कि उसके न्यूट्रिएंट्स भी इकोसिस्टम में ही आ रहे हैं। ठीक है, जैसे मिट्टी है, मिट्टी में कोई कीड़ा मर जाता है तो बैक्टीरिया आ जाते हैं, वो उसको खाते हैं, तो मिल तो मिट्टी में ही गए ना, तो वापस से रिसाइकल हो रहा है। ठीक है, तो ये कौन हो गए? डेट्रिटिवोर्स, ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स। याद रहेगा? उसके बाद नीचे देखो एग्जाम्पल लिखा हुआ, एक एग्जाम्पल है। इन अ फॉरेस्ट इकोसिस्टम, एक फॉरेस्ट के इकोसिस्टम में, इकोसिस्टम को हम हिंदी में प्रजातंत्र के नाम से भी जानते हैं। ट्रीज प्रोड्यूसर्स प्रोवाइड फूड फॉर हर्बीवोर्स। इकोसिस्टम, इन अ इकोसिस्टम ट्रीज जो है वो प्रोवाइड करते हैं फूड हर्बीवोर्स को। ठीक है, जो प्राइमरी कंज्यूमर है, जो पहला कंज्यूमर है कि ट्रीज मतलब ट्रीज से हमने फूड लिया, हमने खा लिया। विच आर देन ईटन बाय कार्निवोर्स, हर्बीवोर्स ने खाया। सपोज कोई एग्जाम्पल ले लो, छोटा सा कोई एग्जाम्पल, जैसे हिरण ने खा लिया। ठीक है, पत्ता हिरण ने खा लिया। अब हिरण को कौन खा रहा है? कार्निवोर, जैसे कि कोई लायन। सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया वो, पहला कंज्यूमर तो हिरण था, सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया कार्निवोर जो कि लायन है। डीकम्पोजर्स ब्रेक डाउन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स रिटर्निंग न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल। और उसके बाद जो डीकम्पोजर्स है वो भी मरेगा ना कभी ना कभी। अब उसको कौन खा रहा है? बैक्टीरिया और फंजाई खा रहे हैं, और वापस से वो क्या हो गया? मिट्टी में मिल गया, वापस से वो मिट्टी में मिल गया। ठीक है,
नेक्स्ट इज एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। तो अभी तो हमने इकोसिस्टम और उसके कंपोनेंट्स के बारे में देख लिया, अब हम बात करेंगे एनर्जी फ्लो। इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो क्या होती है, कैसे होती है। तो एनर्जी फ्लोज थ्रू एन इकोसिस्टम इन वन डायरेक्शन। इकोसिस्टम में एनर्जी एक डायरेक्शन में जाती है, फ्रॉम द सन टू प्रोड्यूसर्स एंड देन टू कंज्यूमर्स। सन से कहाँ जा रही है, सन से जा रही है प्रोड्यूसर्स में, जो प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि प्लांट्स। एनर्जी जा रही है प्लांट्स में, ठीक है, कैप्चर एनर्जी फ्रॉम सनलाइट, और उसके बाद जा रही है कंज्यूमर्स में, जो प्लांट्स खा रहे हैं। तो सेकंड क्या हो गया, प्राइमरी कंज्यूमर, जो प्लांट्स खा रहे हैं, जैसे कि हर्बीवोर्स। फिर हर्बीवोर्स की एनर्जी कहाँ जा रही है, सेकेंडरी कंज्यूमर्स में जा रही है, कार्निवोर्स में, जो हर्बीवोर्स को खा रहे हैं। उसके बाद फिर एनर्जी कहाँ जा रही है, दूसरा कार्निवोर खा रहा है, एक कार्निवोर को टर्शियरी कंज्यूमर बोलते हैं, जो थर्ड अपन जाता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, ठीक है। तो फूड चेन कहा जाता है इसको। एनर्जी ट्रांसफर इन इनएफिशिएंट विद ओनली अबाउट 10% ऑफ एनर्जी पास्ड फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू द नेक्स्ट। तो एक से दूसरे में करीब करीब 10% एनर्जी ही जाती है। फूड वेब क्या होता है, वेब का मतलब क्या होता है, वेब का मतलब क्या होता है, जाल। फूड वेब, अ मोर कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ फीडिंग रिलेशनशिप दैट शोज हाउ डिफरेंट फूड चेन्स आर इंटरकनेक्टेड। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, एनर्जी डिक्रीजेस एट ईच ट्रॉपिक लेवल लीडिंग टू फ्यूअर ऑर्गेन्स एट हायर ट्रॉपिक। देखो, जितनी एनर्जी सूरज के पास थी उतनी सारी तो नहीं ले ली इन्होंने, ठीक है, जितनी प्लांट्स के पास थी उतनी सारी तो नहीं ली इन्होंने, जितनी इनके पास थी उतनी सारी नहीं मिली, कम 10% ही मिलती है बस। तो एनर्जी जो है वो डिक्रीज होती जाती है। नेक्स्ट है न्यूट्रिएंट साइकिल, बायो जियोकेमिकल साइकिल। बायो जियोकेमिकल साइकिल या न्यूट्रिएंट साइकिल, आप कुछ भी बोल सकते हो। तो न्यूट्रिएंट साइकिल क्या होती है, दिस साइकिल डिस्क्राइब्स द मूवमेंट ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स थ्रू द इकोसिस्टम। जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है वो इकोसिस्टम में कैसे मूव हो रहे हैं। कार्बन साइकिल आ जाती है, फिर आती है नाइट्रोजन, वाटर और फोस्फोरस साइकिल। कार्बन साइकिल डिस्क्राइब्स हाउ कार्बन इज साइकिल्ड थ्रू द एटमॉस्फेयर, प्लांट्स, एनिमल्स एंड सॉइल। कि किस तरह से कार्बन जो है वो साइकिल में पहले एटमॉस्फेयर पे जा रहा है, प्लांट्स में जा रहा है, एनिमल्स में जा रहा है, सॉइल में जा रहा है। उसके बाद है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, डीकम्पोजिशन इज अ पार्ट ऑफ कार्बन साइकिल। फोटोसिंथेसिस मीन्स प्लांट अब्सॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, ठीक है, एंड रिलीजेस ऑक्सीजन। रेस्पिरेशन मीन्स एनिमल एंड प्लांट्स रिलीज CO2 बैक इनटू द एटमॉस्फेयर। इन्होंने क्या किया, CO2 को ले लिया, इन्होंने क्या किया, एटमॉस्फेयर में CO2 को भेज दिया। डीकम्पोजिशन, ब्रेक डाउन डेड ऑर्गेनिज्म रिलीजिंग कार्बन इनटू द सॉइल एंड एटमॉस्फेयर। और डीकम्पोजिशन से क्या होता है, डेड ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उसको ब्रेक डाउन, उसको छोटा छोटा उसका तोड़ के, और जो कार्बन होता है वो वापस मिट्टी में मिल जाता है। नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन कैसे हमारे एनवायरनमेंट में, कैसे हमारे इकोसिस्टम में involves nitrogen fixing bacteria, plants and animal. Nitrogen from the atmosphere is converted into forms that plant can use like nitrates, and the cycle continues through consumption and decomposition. Plants को भी थोड़ा बहुत नाइट्रोजन चाहिए होता है। वाटर साइकिल डिस्क्राइब्स द मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू इवापोरेशन। तो वाटर साइकिल क्या है, वाटर साइकिल में आपने देखा होगा कि पहले क्या हुआ, पानी भाप बन के उड़ गया, ऊपर इकट्ठा हो गया, कंडेंसेशन हो गई, उसके बाद प्रेसिपिटेशन हो गई और फिर रन ऑफ हो गया, इकट्ठा हुआ, फिर लिक्विड फॉर्म में बना वो, और फिर वापस से धरती पे आ गया। तो यही वाटर साइकिल चलती रहती है। ऐसे ही नाइट्रोजन साइकिल चलती है इस तरह से। और फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, डिकम्पोजिशन से कौन सी, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की साइकिल चलती रहती है। एंड देन लास्ट फोस्फोरस साइकिल, इट इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ फोस्फोरस थ्रू रॉक्स, वाटर एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो रॉक्स, वाटर और लिविंग ऑर्गेनिज्म से फोस्फोरस क्या हो रहा है, मूव हो रहा है। नेक्स्ट इज पॉपुलेशन इकोलॉजी, मतलब एक एक को हम पढ़ रहे हैं, न्यूट्रिएंट पढ़ लिया, पॉपुलेशन पढ़ेंगे, फिर कम्युनिटी, फिर बायोडाइवर्सिटी और फिर इकोसिस्टम सर्विस पढ़ेंगे। तो पॉपुलेशन इकोलॉजी, पॉपुलेशन रेफर्स टू ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, इट इज रेफर्स टू ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज लिविंग इन द सेम एरिया एट द सेम टाइम। कि एक जगह पर एक ही समय पर एक ही जाति के लोग रह रहे हैं, लोग या कोई भी ऑर्गेनिज्म, XYZ कुछ भी। पॉपुलेशन डेंसिटी, द नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर यूनिट एरिया, एक एरिया में कितने लोग रह रहे हैं, दिस इज कॉल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है। द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म लिविंग
पर यूनिट एरिया। तो इसकी देखो इसमें 4 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग पॉपुलेशन साइज, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो पॉपुलेशन के साइज को अफेक्ट करते हैं बढ़ाने या घटाने में। तो एक तो हो गया बायोटिक फैक्टर और एक हो गया ए बायोटिक फैक्टर। तो बायोटिक फैक्टर्स में आता है प्रिडेशन, कंपटीशन, डिजीज, बीमारी हो गई, कंपटीशन कोई हो गया या प्रिडेशन हो गया। उसके बाद है ए बायोटिक फैक्टर जैसे क्लाइमेट, फूड खाना नहीं है या वाटर, जानवरों को भी कभी खाना नहीं मिलता तो कमजोरी से वो भी उनकी भी डेथ हो जाती है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ अकर्स व्हेन रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या होती है कि रिसोर्सेज तो अनलिमिटेड है रिसोर्सेज। द पॉपुलेशन ग्रोज एट अ कांस्टेंट रेट, तो पॉपुलेशन बढ़ेगी, है ना। लॉजिस्टिक ग्रोथ व्हेन रिसोर्सेज बिकम लिमिटेड, जब रिसोर्सेज कम हो जाते हैं द पॉपुलेशन ग्रोथ स्लोज डाउन एंड स्टेबलाइज एट अ कैरिंग कैपेसिटी। और लॉजिस्टिक क्या हो गया उसका अपोजिट, कि रिसोर्सेज कम हो गए तो पॉपुलेशन की जो ग्रोथ थी वो स्लो डाउन हो गई, वो धीरे चली गई। कैरिंग कैपेसिटी, द मैक्सिमम पॉपुलेशन साइज दैट एन एनवायरनमेंट कैन सस्टेनेबली सपोर्ट। कैरिंग कैपेसिटी क्या होगी, द मैक्सिमम पॉपुलेशन साइज दैट, अच्छा कैरिंग कैपेसिटी कि भाई एनवायरनमेंट की जो कैरी करने की कैपेसिटी वो इतनी है। तो एक कैरिंग कैपेसिटी होती है कि इस एरिया में इतने लोग रह सकते हैं, एक घर में इतने लोग रह सकते हैं, तो दैट इज कैरिंग कैपेसिटी। नेक्स्ट इज कम्युनिटी इकोलॉजी। कम्युनिटी इकोलॉजी में 1 2 3 4 5 पॉइंट्स आ जाते हैं। व्हाट इज कम्युनिटी? कम्युनिटी मीन्स अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इंटरैक्टिंग इन अ कॉमन एनवायरनमेंट, कि एक ही एनवायरनमेंट में अलग अलग स्पीशीज का ग्रुप किस तरह से एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रहा है। तो पहले तो है प्रिडेशन, अभी पीछे भी ये वर्ड आया था। प्रिडेशन मतलब द ऑर्गेनिज्म, द प्रिडेटर किल्स एंड ईट्स अनदर, ठीक है, कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को मार रहा है और खा रहा है। एक तो ये हो गया, ऐसे इंटरैक्ट होता है। दूसरा हो गया कंपटीशन, ऑर्गेनिज्म कंपीट फॉर द सेम रिसोर्सेज, फूड एंड स्पेस, कि दो ऑर्गेनिज्म है, एक चीज है, तो दोनों कंपटीशन करेंगे और एक को ही मिलेगा, ये हो रहा है। तीसरा हो रहा है म्यूचुअलिज्म, बोथ स्पीशीज बेनिफिट फ्रॉम द इंटरैक्शन, कि इसमें एक चीज है उसको मिल बांट के खा रहे हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा, दोनों को मिल रहा है, म्यूचुअलिज्म। उसके बाद है कमेंसलिज्म, वन स्पीशीज बेनिफिट एंड द अदर इज नाइदर हेल्प नॉर हार्म, एक को तो बेनिफिट मिल गया लेकिन दूसरे ने ना तो मदद करी और ना उसे कोई नुकसान पहुंचा। जैसे बर्ड्स नेस्टिंग इन द ट्रीज, बर्ड्स नेस्टेड इन द ट्रीज। अच्छा, जैसे बर्ड्स ने ट्री से इंटरैक्ट किया, बर्ड्स ने क्या किया, अपना घोंसला बना लिया, तो उनको तो हेल्प मिल गई, लेकिन दूसरे को ट्री ने ना तो कोई मदद करी और ना ही उसको कोई नुकसान हुआ, ठीक है, दैट इज कॉल्ड कमेंसलिज्म। उसके बाद है पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म का मतलब होता है one species benefits at the expense of the other. For example, ticks on mammals. One species benefits at the expense of other. कि एक species है वो दूसरे के खर्चे से अपना पेट भर रही है, एग्जाम्पल है ये, तो दैट इज कॉल्ड पैरासिटिज्म। पैरासाइट का मतलब होता है निर्भर, ठीक है, दूसरे पर निर्भर है, दूसरे ने मेहनत करी और वो ले गया, तो इस तरह से इंटरैक्ट कर रहे हैं ऑर्गेनिज्म एक एनवायरनमेंट में। सो नेक्स्ट इज इकोलॉजिकल नीश। इस वर्ड को क्या पढ़ते हैं, इस वर्ड को पढ़ते हैं नीश, प्रोनाउंसिएशन है ये, ठीक है। इकोलॉजिकल नीश, द रोल एंड द पोजीशन ऑफ ए स्पीशीज, द रोल एंड द पोजीशन ऑफ ए स्पीशीज इन इट्स एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग हाउ इट गेट्स इट्स फूड, इट्स हैबिटेट एंड इट्स इंटरैक्शन विद अदर स्पीशीज। तो इकोलॉजिकल नीश में आ जाता है कि किसी एक एनवायरनमेंट में किस तरह ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व है, जैसे कोई खाना किस तरह से ले रहा है, किस तरह से अपना रहन सहन कर रहा है, किस तरह से वो इंटरेक्शन कर रहा है दूसरी स्पीशीज से। नेक्स्ट इज बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स इम्पॉर्टेंट। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है और इसकी हमें जरूरत क्यों है? द वेराइटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स इन एन इकोसिस्टम। एक इकोसिस्टम में अलग अलग तरह की लाइफ बनती है, इंक्लूडिंग जेनेटिक डाइवर्सिटी, जैसे कि जेनेटिक डाइवर्सिटी हो गई, स्पीशीज डाइवर्सिटी हो गई और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी हो गई, तीन हो गए, ठीक है। आगे देखो इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी। इकोसिस्टम विद हाई बायोडाइवर्सिटी आर मोर स्टेबल एंड रिसिलिएंट ऑन एनवायरनमेंट चेंजेस। मेडिसिनल वैल्यू, मेनी मेडिसिन कम फ्रॉम प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो इसलिए हमें बायोडाइवर्सिटी की जरूरत है।
इकोनॉमिक वैल्यू, बायोडाइवर्सिटी सपोर्ट इंडस्ट्रीज, बायोडाइवर्सिटी क्या करते हैं, इंडस्ट्रीज जैसे एग्रीकल्चर, फिशिंग, टूरिज्म की इंडस्ट्रीज को हेल्प करती है। कल्चरल एंड एस्थेटिक वैल्यू, मेनी कल्चर्स डिपेंड्स ऑन बायोडाइवर्सिटी फॉर फूड, शेल्टर एंड स्पिरिचुअलिटी। कई सारे ऐसे कल्चर हैं जो बायोडाइवर्सिटी एनवायरनमेंट पर ही निर्भर करते हैं खाने के लिए, इवन खाने के लिए तो हर कोई करता है, और स्पिरिचुअलिटी के लिए, पूजा पाठ के लिए, पेड़ों की पूजा, पहाड़ों की पूजा करना, नदियों की पूजा करना। थ्रेट्स, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, डिफॉरेस्टेशन, अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन क्या होता है, वो गाँव का इलाका, नहीं शहर का इलाका। शहरीकरण, शहरीकरण, शहर में बदलाव होना, बदलाव तो हो रहा है लेकिन हमारी बायोडाइवर्सिटी को तो उससे नुकसान पहुंच रहा है, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, पेड़ पौधे काटना, डिफॉरेस्टेशन, ठीक है, डी आ जाए ना, डी ई मतलब नेगेटिव, फॉरेस्ट्रेशन पेड़ पौधे लगाना, फॉरेस्ट्रेशन फॉरेस्ट को बढ़ाना, ठीक है। पोल्यूशन से हमें नुकसान हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना, ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो जाता है। एक्सप्लॉयटेशन क्या होता है, ज़रूरत से ज़्यादा हमने जैसे ओवर फिशिंग कर ली, ओवर फिशिंग मतलब ज़रूरत से ज़्यादा मछलियों को निकाल लिया, ज़रूरत से ज़्यादा पेड़ काट दिए, ज़रूरत से ज़्यादा पढ़ लिया, नहीं ज़रूरत से ज़्यादा पढ़ लिया, वो भी नुकसान हो गया हमारी बायोडाइवर्सिटी को। चलो द लास्ट वन इज इकोसिस्टम सर्विस। इकोसिस्टम सर्विसेज आर द बेनिफिट्स ह्यूमन रिसीव फ्रॉम फंक्शनिंग इकोसिस्टम। इकोसिस्टम सर्विस वो बेनिफिट्स हैं जो ह्यूमन ले रहे हैं इकोसिस्टम के काम से। प्रोविजनिंग सर्विस, प्रोवाइड फूड, वाटर, रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल हो गया, क्रॉप्स हो गए, टिम्बर हो गया, टिम्बर क्या होता है, लकड़ी, फूड, वाटर हम ले रहे हैं। रेगुलेटिंग सर्विस, रेगुलेट करता है ये क्लाइमेट को, वाटर क्वालिटी को, डिजीजेस को कम करता है, अगर अच्छे इन्वायरमेंट में रहोगे तो। फूड रेगुलेट होते, फ्लड रेगुलेशन। कल्चरल सर्विस, नॉन मटेरियल बेनिफिट जैसे कि रिक्रिएशन, स्पिरिचुअल एनरिचमेंट एंड एस्थेटिक एंजॉयमेंट। सपोर्टिंग सर्विसेज में मेंटेन अदर इकोसिस्टम सर्विसेज जैसे न्यूट्रिएंट साइकिल और न्यूट्रिएंट साइकिल, सॉइल फॉर्मेशन बना के रखता है, जितना भी पीछे भी पढ़ के आए हैं। फॉरेस्ट प्रोवाइड टिम्बर, स्टोर कार्बन एंड ऑफर रिक्रिएशनल अपॉर्चुनिटीज। कल्चरल तो ये हो गया प्रोविजनिंग का एग्जाम्पल, रेगुलेटिंग का एग्जाम्पल और कल्चरल का एग्जाम्पल। फॉरेस्ट टिम्बर प्रोवाइड करना ये प्रोविजनल का एग्जाम्पल है। कार्बन स्टोर करता है हमारा इकोसिस्टम, ये रेगुलेटिंग का एग्जाम्पल है। और रिक्रिएशनल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है, ये कल्चरल का एग्जाम्पल है। ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन इकोसिस्टम इंक्लूड्स, ह्यूमन का क्या प्रभाव पड़ रहा है इकोसिस्टम पे। डिफॉरेस्टेशन करते हैं हम लोग पोल्यूशन लेवल को इंक्रीज करते हैं, एयर वाटर लैंड पोल्यूशन। क्लाइमेट चेंज हो रहा है हमारी वजह से, ओवर फिशिंग करते हैं। दीज एक्टिविटीज डिस्ट्रक्ट इकोलॉजिकल बैलेंस एंड अफेक्ट द सर्विसेज इकोसिस्टम प्रोवाइड टू ह्यूमैनिटी। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा इकोलॉजिकल, ठीक है, एनवायरनमेंट, सारा एनवायरनमेंट से रिलेटेड, इकोसिस्टम से रिलेटेड, इकोलॉजी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच। थैंक यू।